नमस्कार। कृषि दर्शन के एक नए अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, आज शुक्रवार है, यानी कि आपकी चिट्ठी आपकी ईमेल का दिन है। जी हां, हर शुक्रवार हम आपके लिए लेकर आते हैं हमारा विशेष सेगमेंट आपकी चिट्ठी आपकी ईमेल, जिसके जरिए हम आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इसके साथ होते हैं खबरें खेती की। तो फिर आइए बिल्कुल समय नहीं गंवाते हैं और आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खबरें खेती की से। इफ्को द्वारा किया जा रहा है कृषि एवं गांवों का सर्वांगीण विकास और उत्तर प्रदेश के वेटरनरी चिकित्सकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम। नमस्कार, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना वाहल और अब खबरें विस्तार से। इफ्को यानी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव हमारे देश की शीर्ष सहकारी संस्था है। ये संस्था किसानों को अधिक एवं अच्छी पैदावार लेने के लिए पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में खेत प्रदर्शन कार्यक्रम कर किसानों को शिक्षित कर रही है। पेश है ये रिपोर्ट। इफ्को ने अपनी ग्राम अंगीकरण योजना के तहत उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार का ग्राम इस्माइलपुर को अंगीकृत कर जहां किसानों की मिट्टी का परीक्षण के साथ साथ अच्छी किस्म की खाद करने हेतु कंपोस्ट पिट बनवाए, वहीं समय समय पर फसल प्रदर्शन किसान सभाएं करके उनको जैव उर्वरकों का प्रयोग कराया जा रहा है एवं उन्नत प्रजातियों के मिनी किट भी किसानों को वितरित किए जा रहे हैं, जिससे कि किसान भाई अधिक उत्पादन ले सके। उपज बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर कृषि वैज्ञानिक हम लोग बुलाते हैं, फसल प्रदर्शन लगाते हैं, उसमें नवीनतम प्रजाति के बीज हम उपलब्ध कराते हैं, नवीनतम खाद उपलब्ध कराते हैं और उनका प्रयोग कराते हैं हम अपने सामने। और समय समय पर वैज्ञानिकों को बुला कर के हम पूरी टीम आती है वैज्ञानिकों की, उसके माध्यम से जो नवीनतम तकनीकी है कृषि वैज्ञानिकों द्वारा जो नई तकनीक इजाज़त की गई है वो किसान भाइयों को यहाँ पर बताई जाती है और नवीनतम प्रजातियों के मिनी किट भी उपलब्ध कराए जाते हैं। और खेतों पर इस तरह हम किसान दिवस आयोजित करते हैं, एक खरीफ में एक रबी में। हमने ये प्रदर्शन गेहूं की फसल पर लगाया है, प्रजाति है HD 2967। यह हमने क्या करा, यहाँ पे एक प्रदर्शन जो करा है, इसमें हमने NPK जो है खाद के अलावा एक नया उत्पाद, प्राकृतिक उत्पाद, जैव उत्पाद जो कि समुद्र में होता है, सागरिका, उसका भी इस्तेमाल करके किसानों को हम ये दिखाना चाहते हैं कि अकेले NPK से कुछ नहीं होता, उसके साथ आप सागरिका उत्पाद को भी मिलाएंगे तो निश्चित आपके फसल में पैदावार बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रदूषण मुक्त है और मिट्टी की भौतिक, रासायनिक और यौगिक अवस्था को सुधारेगी। हमारा देश दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। इसका बहुत श्रेय जाता है हमारे पशुपालकों को। वहीं दूसरी ओर ये पशु सारे साल निरोगी एवं स्वस्थ रहने, इसके लिए वेटरनरी चिकित्सकों को बदलते दौर में नई नई तकनीकों से हमारे चिकित्सकों को तैयार करने के लिए राज्य सरकारें इनकी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाती रहती हैं। पिछले दिनों पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा में वेटरनरी चिकित्सकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। पशुओं में होने वाली सर्रा बीमारी एवं उसके उपचार के बारे में जानकारी देते हुए दुवासु के वैज्ञानिक ने बताया, सर्रा बीमारी जो है एक रक्त परजीवी से होता है। जैसे हम लोग के में मलेरिया नाम की बीमारी होती है, इसी तरह से सर्रा ट्रिपेनोजोमा नाम के रक्त परजीवी से बीमारी होती है और ये बहुत ही भयावह इसने रूप ले लिया है। अगर आप ब्रज एरिया में देखेंगे तो इस क्षेत्र में सर्रा का प्रकोप इतना ज़्यादा है कि हर दूसरी तीसरी भैंस को सर्रा बीमारी रहती है और ये उसमें ऐसे ही पड़ा रहता है। जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है तब उसमें ये बीमारी का लक्षण लाता है। और सिर्फ इससे इकोनॉमिक लॉस ही नहीं, खर्चा इलाज का ही नहीं है। जब ये बहुत ही सीवियर फॉर्म में होता है तो इलाज करने के बाद भी भैंसों की मौत हो जाती है। साथ ही साथ अगर सर्रा बीमारी से कोई भी भैंस या कोई भी जानवर अफेक्टेड है तो उसकी प्रोडक्टिविटी दोनों ही फॉर्म में जाती है। दूध का प्रोडक्शन नहीं होता है, अगर वो गावन है तो बच्चा फेंकने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो सर्रा बीमारी बच्चा फेंकवाता है। और अगर नर्वस फॉर्म में है, जिसे कि पागलपन का लक्षण जब कहते हैं, इस तरह का जब आ जाता है तो अभी हिंदुस्तान में ऐसी दवाएं अवेलेबल नहीं है जो कि दिमाग के सर्रे को पूरी तरह से ठीक कर पाए। तो उस जानवर का अगर इलाज करें तो लगभग 80 से 90% चांस रहता है कि उसका इलाज नहीं हो पाता है और वो जानवर मर जाता है। खेती किसानी में मौसम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश की अधिकतर खेती मौसम पर ही आधारित है और मौसम की सही जानकारी होने से किसान अच्छा फसल उत्पादन करने में सफल होता है। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी।
मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत की। आज और कल जम्मू कश्मीर में कुछ जगह बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जबकि कल हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह बरसात और बर्फबारी होगी। 2 दिन उत्तराखंड में मौसम साफ रहेगा। आज और कल दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में मौसम साफ रहेगा। आज और कल पूर्वी पश्चिम उत्तर प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। आज और कल पूर्वी और पश्चिम राजस्थान में भी मौसम साफ रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में आज और कल नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश होगी। आज और कल असम और मेघालय में भी बरसात होगी। आज और कल अरुणाचल प्रदेश में भी बरसात होने के आसार हैं। पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में आज और कल बरसात होगी। 2 दिन उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बरसात हो सकती है। आज और कल बिहार और झारखंड में कुछ जगह बरसात होगी, जबकि 2 दिन ओडिशा में मौसम साफ रहेगा। मध्य भारत की बात करें तो आज और कल पूर्वी और पश्चिम मध्य प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। आज और कल छत्तीसगढ़ में भी बरसात नहीं होगी। पश्चिम भारत की बात करें तो यहाँ गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और कच्छ में आज और कल मौसम साफ रहेगा। आज और कल मराठवाड़ा और कोंकण गोवा में मौसम साफ रहेगा। अब बढ़ते हैं दक्षिण भारत की ओर। दक्षिण में आज तमिलनाडु, पुडुचेरी और लक्षद्वीप में कुछ जगह बरसात हो सकती है, जबकि 2 दिन केरल, तटीय कर्नाटक, उत्तरी और दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों और तटीय आंध्र प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। 2 दिन तेलंगाना और रायलसीमा में भी मौसम साफ रहेगा, जबकि आज और कल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बरसात होगी। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। तो आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे अपने अगले सेगमेंट की ओर, जिसमें शामिल करते हैं आपके द्वारा भेजी गई चिट्ठियां और ईमेल, जिनका जवाब देते हैं हमारे विशेषज्ञ। डॉक्टर मीना, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार डॉक्टर मीना, जैसे कि हमारे पास बहुत से हमारे किसान भाई बहन हैं जो हमें चिट्ठियों और ईमेल के जरिए अपने प्रश्न पूछते हैं। आज भी बहुत से प्रश्न हमारे पास आए हैं, तो सबसे पहले शामिल करते हैं पृथ्वीराज जी ने अजमेर राजस्थान से हमें पत्र लिखा है और वो ये जानना चाहते हैं कि अमरूद, अनार, बेर, करौंदा और खजूर आदि फलदार पौधों की गर्मी में देखभाल किस प्रकार करें। वो गर्मी के मौसम से फलदार जो पौधे हैं उनको बचाने के लिए कई तरह की सावधानियां हमारे किसान भाई रख सकते हैं। खासकर जो छोटे पौधे हैं, अगर पौधारोपण 1-2 साल पहले ही किया है तो ऐसे पौधों की विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है गर्मी के मौसम में। खासकर जब तेज़ लू और गर्म हवा के थपेड़े चलते हैं तो कई बार ये पौधे मर जाते हैं। इससे बचाव के लिए सबसे पहले तो वायुरोधी जो पौधे हैं, वो जब फल बागान हम लगाते हैं उसके 1 साल पहले भी उनको लगा सकते हैं उत्तरी और पश्चिमी जो सीमा है बागान की उस पर, जिससे गर्मी के मौसम में गर्म हवाएं और सर्दी के मौसम में जो शीतलहर चलती है उससे भी काफ़ी हद तक पौधों का बचाव होता है। दूसरा, जैसे कड़वी है, सरकंडे हैं, ये जो भी घास फूस उपलब्ध हो उनको पौधे के चारों तरफ लगा करके और बचाव किया जा सकता है। एक और आसान तरीका होता है, चाहे सर्दी हो या गर्मी का मौसम हो, उसमें सिंचाई अगर करते रहें, हल्की सिंचाई पौधों की, तो निश्चित तौर पर काफ़ी हद तक ये जो विपरीत परिस्थितियां हैं लू की या शीतलहर की, उनसे पौधों का बचाव किया जा सकता है। तो इसके अलावा और चीज़ें हैं, जैसे आप ठीक से देखभाल उनकी करने के लिए दीमक, खासकर जो गर्मी का मौसम है उसमें दीमक काफ़ी प्रभावी होती है और कई बार किसान भाइयों को पता लगता है उससे पहले ही पौधे का वो
मतलब नष्ट हो जाता है, उसकी जड़ें खा जाती है। तो दीमक से बचाव के लिए 15-20 दिन के अंतराल पर कम से कम 2-3 बार आप दीमक की दवाई उसमें डाल सकते हैं, जिसमें डरमेट है वो दवा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लोरोपाइरीफॉस, तो उससे दीमक भी कंट्रोल में आ जाती है। तो ये चीज़ें हैं जो अगर इनका हम ध्यान दें, वो पौधे चाहे अमरूद हो, आंवला हो, नींबू हो, अनार हो, कोई भी हो, गर्मी में बचाव का जो तरीका है वो सबके लिए सेम है। और एक और जो सिंचाई की मैं बात कर रहा था, अगर हम बूंद बूंद सिंचाई विधि वाला वो सिस्टम अगर लगा देते हैं तो पौधों को पर्याप्त नमी समय से मिलती रहती है और ऐसे में पौधे अपना बचाव खुद कर लेते हैं, उनको किसी तरह की विपरीत परिस्थितियों में भी हानि नहीं होती और विकास भी अच्छा होता है। तो इन बातों का ध्यान रख करके हमारे किसान भाई गर्मी और सर्दी से खासकर नए पौधों का बचाव कर सकते हैं। तो अच्छा विचार है हमारे किसान भाई का। फल बागान अगर आप लगाते हैं तो परंपरागत कृषि से आप ज़्यादा अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो पृथ्वीराज जी, आपने हमें अजमेर राजस्थान से पत्र लिखा और आशा करते हैं डॉक्टर मीना द्वारा दी गई जानकारियों का आप ज़रूर लाभ उठाएंगे। डॉक्टर मीना, अगला पत्र हमें छत्तीसगढ़ से आया है और काफ़ी कुछ लिखा है इस चिट्ठी में, नाम जो है वो स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये सरकार की हितैषी योजनाओं की जानकारी चाहते हैं और जानना चाहते हैं इन योजनाओं का लाभ किस प्रकार लिया जा सकता है और किससे संपर्क करें। किसान हितैषी योजनाओं की आपने चर्चा की है, तो मैं कहना चाहूँगा कि कृषि मंत्रालय भारत सरकार की जो भी योजनाएं हैं आमतौर पर किसान उपयोगी हैं, किसानों के लिए ही वो संचालित की जाती हैं। और कृषि मंत्रालय केंद्र सरकार का वो राज्यों के कृषि विभाग, बागवानी विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य की, भू संरक्षण, ये सभी विभागों के साथ मिलकर के अपने विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित करता है। तो किसान भाइयों को वैसे उसका लाभ लेने के लिए दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने जो ब्लॉक के या ज़िले के कृषि अधिकारी, बागवानी अधिकारी, उनको वो संपर्क कर सकते हैं। योजनाओं की अगर हम बात करें तो बागवानी विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजना है MIDH, यानी मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, बागवानी का समन्वित विकास। इस तरीके की एक योजना है जिसमें सभी तरह की बागवानी, चाहे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन हो, जिसमें हम संरक्षित खेती के नाम से ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, लो टनल टेक्नोलॉजी, ये कई तरह के उपयोगी वो संरचनाएं उसमें होती हैं, जो विपरीत परिस्थितियों में जब मौसम नागवार हो तब भी आप अच्छी किस्म की अच्छी पैदावार ले सकते हैं और अगेती फसलें लेने में बड़ी मददगार होती हैं। लो टनल टेक्नोलॉजी हो या पॉली हाउस हो, उसमें आप जब आपके खेत में कोई फसल लगी हुई है, पहले से ही आप पौध तैयार कर सकते हैं पॉली हाउस में, और स्वस्थ पौध मिलेगी, क्योंकि खुले में हम कोई भी पौध तैयार करते हैं तो ये मक्खियाँ या दूसरे कीड़े मकोड़े आते हैं और वो उसको मतलब हानि पहुंचाते हैं। उससे कई जैसे वायरस वाली बीमारी हैं या कई कीड़े मकोड़े उसमें नुकसान पहुंचाते हैं, जो बाद में खेत में लगाने पर भी चलता है वो बीमारी। तो स्वस्थ पौध लगाने से आपको काफ़ी अच्छी उसकी पैदावार मिलती है। तो ये जो योजना है इसके लिए बागवानी अधिकारियों को संपर्क करके किसान भाई इनका लाभ ले सकते हैं। इनमें काफ़ी अच्छी खासी सब्सिडी भी है, प्रशिक्षण भी उनको उससे मिलेगा। और क्योंकि अगर ग्रीन हाउस, पॉली हाउस और इनमें हम खेती करते हैं तो उसके लिए किस्में भी विशेष हैं, वो किस्मों का बीज कहाँ से लेना है, ये सारी सुविधाएं, सारा गाइडेंस हमारे किसान भाइयों को बागवानी विभाग से मिल सकता है। ऐसे ही हमारी एक आत्मा योजना है, आत्मा योजना में कौशल विकास खासकर, तो हम कहते हैं कृषि में कौशल विकास या कौशल विकास से कृषि विकास। यानी अगर हमारे किसान भाई को हर चीज़ की जो भी नई नई टेक्नोलॉजी, जो भी नई नई प्रौद्योगिकी आ रही है उसकी जानकारी हो, नए बीज और नई जो उन्नत किस्म के हमारे पौधे हैं उनकी, या पशुओं में जैसे ब्रीड्स हैं उनकी जानकारी हो, तो वो बेहतर तरीके से अपनी खेती, बागवानी या पशुपालन कर सकेंगे। तो आत्मा योजना में प्रशिक्षण दिया जाता है किसानों को, ग्रुप बना के, बागवानी का ग्रुप, पशुपालन का ग्रुप, इस तरीके से फसल कोई दूसरी उगाते हैं उनका ग्रुप, महिलाओं का समूह जो अपने स्वरोजगार तरीके से मतलब अपनी आमदनी बढ़ा सकती हैं खेती के अलावा भी। तो इस तरीके के समूह बना करके उनको उनकी आवश्यकता के हिसाब से प्रशिक्षण दे करके, और एक समूह होने से क्या है कि उनको बैंक से लोन या सरकार से दूसरी जो मदद है वो बहुत आसानी से मिल जाती है। तो हमारे किसान भाई जिस तरीके की रुचि रखना चाहें उसी संबंधित विभाग को अपने ब्लॉक अधिकारी या ज़िले के जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क करें, तो निश्चित तौर पर आपको न सिर्फ सलाह मिलेगी, प्रशिक्षण भी मिलेगा और वित्तीय सहायता योजना के तहत जो भी प्रावधान है
उसका आप लाभ लेकर के अपनी खेती किसानी को और बेहतर कर सकते हैं। तो योजनाओं के बारे में भी आपको जानकारी मिली और किससे संपर्क करना है वो भी आपने जाना। अगला ईमेल जो है वो शामिल करते हैं। ये हमें भेजा है गुरबचन सिंह जी ने सिरसा हरियाणा से, और डॉक्टर मीना सब्जियों पर जानकारी चाहते हैं। उनका सवाल ये है कि गर्मी में प्याज टमाटर की खेती किस प्रकार कर सकते हैं, कोई वैज्ञानिक तरीका बताएं जिसमें कम पानी में अधिक उपज ले सकें, और गर्मी के मार्च के महीने में कौन कौन सी सब्जियां ले सकते हैं। गर्मियों में खासकर हमारे किसान भाई कई तरह की सब्जियां उगा सकते हैं, विशेषकर जैसे कुष्मांड कुल की या कद्दू वर्गीय जो सब्जी हैं, जिसमें लौकी, तोरी, ककड़ी, खीरा, करेला, ये कुकम्बर, ये बहुत से हैं। इसके अलावा ये टमाटर, बैंगन, मिर्च, ये तो हमेशा 12 महीने हम उगा ही सकते हैं। तो ये सब्जियां, ग्वार है, लोबिया है, इसको भी उगा सकते हैं। टमाटर प्याज को भी लिया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा किसान भाइयों को ये ध्यान रखना होगा, एक तो अपने क्षेत्र विशेष के लिए जो किस्में जिनकी सिफारिश की गई है उन किस्मों को लगाएं, और वैज्ञानिक तरीके से बेहतर तरीके से अगर खेती करते हैं तो जैसे हमारे किसान भाई ने जिज्ञासा शो की है कि कम पानी से वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकें। अभी हम चर्चा कर रहे थे बूंद बूंद सिंचाई विधि। आप प्याज की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर मेड बना के जो आप प्याज रोपण करते हैं, उस मेड पे बीच में आप ड्रिप का जो पाइप है वो चला सकते हैं। उससे धीरे धीरे पानी प्याज को मिलता रहेगा। प्याज का मेड पे लगाने से विकास भी अच्छा होगा और नमी बनी रहेगी। नमी बनी रहने से उसका काफ़ी अच्छा विकास हो जाता है। कई जगह प्याज में भी ये बूंद बूंद सिंचाई विधि का लोग आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे ही टमाटर, बैंगन, मिर्च, उसकी खेती में भी आप लाइनों में रोपण करें, और अगर उस तरीके से आप ड्रिप डाल देते हैं, हर पौधे के यहाँ एक नोजल, और ड्रिप लगा करके आप अपने हिसाब से जैसे आपकी मिट्टी है उसकी आवश्यकता के हिसाब से पानी पिला सकते हैं। और थोड़ी जागरूकता हमारे किसान भाई अगर रखते हैं तो जब भी मौका पड़े अपने निकटतम जो कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ पर इन सभी चीज़ों का 12 महीने प्रदर्शन देखने को मिलता है, उसमें आप भाग ले सकते हैं। और समय समय पर कृषि विश्वविद्यालय और राज्य सरकार के कृषि विभाग, केंद्र सरकार भी कृषि मेलों का आयोजन करती है, जिनमें इन चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से दिखाया जाता है, क्रॉप कैफेटेरिया के माध्यम से, या जो फार्म होता है रिसर्च स्टेशन का, उस पर किसानों को ले जा करके, जिससे वो ये जो नई टेक्नोलॉजी है इसको आसानी से समझ सकते हैं और अपने यहाँ उपयोग में ला सकते हैं। तो ये तरीके हैं अपनी खेती किसानी को और बेहतर करने के। थोड़ी सी जागरूकता की ज़रूरत है। सरकार आपके साथ है, योजनाएं अनेक हैं और कई तरह की वित्तीय सहायता उनमें उपलब्ध है, तो उसका लाभ लेते हुए आप कम से कम ज़मीन से कम समय में अधिक पैदावार और अच्छी गुणवत्ता की पैदावार ले सकते हैं। तो गुरबचन सिंह जी, आपने हमें सिरसा हरियाणा से ईमेल के ज़रिए पूछा था कि गर्मियों में आप प्याज टमाटर की खेती जो है वो कम पानी में किस प्रकार कर सकते हैं, और मार्च के महीने में आप कौन कौन सी सब्जियां ले सकते हैं। डॉक्टर मीना ने यहाँ पर आपको विस्तार से तमाम जानकारियाँ दे दी। आशा करते हैं आपको भी इससे ज़रूर लाभ पहुँचेगा। अगला ईमेल डॉक्टर मीना शामिल करते हैं। ये हमें राम सिंह जी ने रामगढ़ अलवर राजस्थान से भेजा है, और ये लिखते हैं कि पिछले दिनों पशुधन साहित्य पर डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी का कार्यक्रम इन्होंने देखा, इनको बहुत उपयोगी लगा। ये भी एक बकरी पालक हैं और बकरी संबंधी संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। उनके चारे, रखरखाव, रोग और बीमारियों आदि के बारे में भी पूरी जानकारी चाहते हैं। पशुधन विकास पर अभी तो हमारी सरकारों का काफ़ी फोकस है, बहुत ध्यान है, और कई राज्य हैं जिन्होंने अलग से पशुओं के विश्वविद्यालय खोल दिए हैं, वेटनरी कॉलेजेस, वेटनरी यूनिवर्सिटी। तो बहुत सारा अनुसंधान हो रहा है। कृषि साहित्य की अगर पशुधन में बात करते हैं तो इसकी भी बहुत उपलब्धता है। सिर्फ थोड़ी सी जागरूकता हमारे किसान भाइयों को चाहिए। और बकरी पालन की खासकर हमारे किसान भाई ने बात की है, तो बकरी पालन पर एक सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है देश का, मखदूम मथुरा में, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मखदूम मथुरा, उत्तर प्रदेश। अगर आप बहुत ज़्यादा इसमें पारंगतता हासिल करना चाहें तो यहाँ पर आकर के प्रशिक्षण ले सकते हैं। समय समय पर यहाँ पर किसानों को बकरी पालन से संबंधित उसमें क्या क्या परेशानियाँ होती हैं, किस तरीके से बेहतर बकरी पालन कर सकते हैं, कैसे उनका टीकाकरण किया जाए और क्या राशन उनको दिया जाए जिससे तेज़ी से उनका विकास हो और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा ले सकें, कौन कौन सी ब्रीड यानी उनकी प्रजातियाँ उपलब्ध हैं, ये सारी जानकारी केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा, उत्तर प्रदेश से ले सकते हैं। एक तो ये है। दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि बकरी
एक गरीब की गाय उसको कहते हैं, जो छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, या ऐसे किसान भी जिनके पास ज़मीन नहीं है, वो भी बकरी पालन कर लेते हैं, क्योंकि बकरी के लिए कोई बहुत फर्टाइल ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। इसको जो आमतौर पर गांव के आसपास बंजर ज़मीन होती है, जहां सिर्फ झाड़ या इस तरीके की चीज़ें उगती हैं, वहाँ पर बबूल है, झाड़ है, ये कुछ भी खा के अपना गुजारा करती हैं। तो बकरियों को वहाँ ले जा कर के चराई करा के भी काफ़ी हद तक वो किया जा सकता है। लेकिन अच्छा उत्पादन कम समय में उसकी ग्रोथ के लिए बैलेंस डाइट जो राशन है वो देना बहुत ज़रूरी है। प्रजातियों की अगर हम बात करते हैं तो बकरी में जैसे सिरोही, जमुनापारी या बीटल और एक है ब्लैक बंगाल, ये मारवाड़ी, ये कई तरह की बर्बरी भी है। तो सिरोही जैसे प्रजाति है, ये राजस्थान में सिरोही ज़िले में आमतौर पर पाई जाती है। खासियत यह है कि ये जो शुष्क रेगिस्तान है उनमें जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, वहाँ तक ये आसानी से चलती है, सरवाइव करती है। ऐसे जमुनापारी बकरी भी काफ़ी मजबूत कद काठी की है। बारबरी जो बकरी है वो थोड़ी छोटी होती है साइज़ में। शहरों में भी जिनके पास ज़्यादा जगह नहीं है वो भी उसका पालन करते हैं। बीमारियां बहुत ज़्यादा बकरियों में आमतौर पर नहीं होती। भेड़ से काफ़ी हद तक बकरी ज़्यादा मजबूत होती है और तेज़ी से इनका विकास होता है, क्योंकि बकरी एक साथ कई बच्चे देती है, तो उसकी जो ग्रोथ है काफ़ी तेज़ी से होती है। और इस तरीके से किसान भाइयों को बहुत अच्छा लाभ मिलता है। लेकिन प्रशिक्षण लेकर के और अच्छी किस्म की जो बकरियां लेकर के अगर पालन करते हैं, समय से टीकाकरण करें और उनको उत्तम जो बैलेंस डाइट अगर देते हैं, तो बकरी व्यवसाय से काफ़ी लाभ कमाया जा सकता है। और सरकार ने बकरी पालक जो हैं उनके लिए ऋण की कई योजनाओं के तहत व्यवस्था की है। काफ़ी अच्छा ऋण किसान भाइयों को मिल सकता है, जिससे वो एक अच्छा बकरी के लिए शेड बना सकें, चारों तरफ से उसकी फेंसिंग या बाउंड्री वाल कर सकें, और जहाँ भी बकरी पालते हैं वहाँ सीमेंटेड एक अच्छा सा वाटर टैंक वो बना दें, जिससे वो पानी अपनी स्वेच्छा से पी सकें। तो निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छा विचार है हमारे किसान भाई का। विपरीत परिस्थितियों में जब फसल फेल हो जाती है तब भी बकरी पालन से काफ़ी किसानों को लाभ मिलता है और एक तरीके से बीमा उनका हो जाता है। और हमारे मारवाड़ में रेगिस्तान में जो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, राजस्थान का जो क्षेत्र है, वहाँ पर बकरी पालक क्या करते हैं, जब गर्मियों में बहुत तेज़ गर्मी होती है या अकाल जैसी स्थिति होती है, तो दूसरे राज्यों को भी वो अपनी बकरियों का समूह लेकर के मूव कर जाते हैं और चले जाते हैं भ्रमण करते हुए। तो इस तरीके से बकरी पालक हर परिस्थिति में फ़ायदे में रहते हैं और अच्छा मुनाफा वो कमाते हैं। कृषि साहित्य की हमारे किसान भाइयों ने बात की, तो एक तो सबसे पहले आप अपने निकटतम कृषि अधिकारी के यहाँ संपर्क करके, या बागवानी अधिकारी हैं, या आपके पास अगर कोई कृषि विश्वविद्यालय है उसके अनुसंधान केंद्र पर संपर्क करके आप कृषि साहित्य ले सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा और नियमित रूप से आपको कृषि साहित्य चाहिए तो कृषि ज्ञान प्रबंध निदेशालय, कृषि अनुसंधान भवन, प्रथम, पूसा, नई दिल्ली 12, इस पते पर अगर आप लिखते हैं तो वहाँ से आपको एक तो बाई मंथली और क्वार्टरली जो पत्रिकाएं होती हैं, द्वैमासिक और क्वार्टरली, वो पत्रिकाओं के आप मेंबर भी बन सकते हैं। उसमें पशुपालन से संबंधित भी हैं, और बागवानी में अगर रुचि रखते हैं तो फल फूल नाम की बागवानी की पत्रिका है, खेती में कृषि चयन का, या इस तरीके से कई पत्रिकाएं हैं। और बुक हैं जो विशेषकर विषय विशेष पर हैं, बकरी पालन पर भी बुक उपलब्ध है, वो आप मंगवा सकते हैं इस जगह से। इसी तरीके से आम की खेती, अनार की खेती, बेर की खेती, ऐसे ढेर सारे कृषि साहित्य वहाँ पर उपलब्ध हैं। आप उसका एक कैटलॉग मंगा सकते हैं जिसमें पूरी लिस्ट दी हुई होती है, और अपनी चॉइस से, अपनी इच्छा से जब चाहें आप ये कृषि साहित्य घर बैठे मंगा सकते हैं, या कभी आप चाहें तो इस कार्यालय को विजिट करके वहाँ से अपनी पसंद से कृषि साहित्य खरीद सकते हैं। तो डॉक्टर मीणा, इतनी तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे किसान भाई बहनों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, समय देने के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है
जबकि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, एसी एबीसी। एसी एबीसी? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा विशेष सेगमेंट आपकी चिट्ठी आपकी ईमेल। हम उम्मीद करते हैं कि आपके जितने भी सवाल आज के कार्यक्रम में हमने शामिल किए हैं उनके जवाबों से आप संतुष्ट होंगे और उनसे लाभान्वित होकर अपनी कृषि को और भी अधिक उन्नत बनाएंगे। हमारी अगली कड़ी यानी कि कल के कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आएंगे कृषि मंत्रालय द्वारा निर्मित फिल्म। तो फिर आप देखना मत भूलिएगा हमारा कल का स्पेशल कार्यक्रम। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। नमस्कार।